नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। दोस्तों, जैसे कि हम सब लोग जानते ही हैं कि महाराष्ट्र के दो मिनिस्टर्स श्री नवाब मलिक और श्री अनिल देशमुख अलग अलग मामलों में जेल में कैद हैं। ये दोनों ही अंडर ट्रायल्स हैं, यानी कि इनके ऊपर अभी मुकदमा चल रहा है। हाल ही में हुए राज्यसभा चुनाव में वोट डालने के लिए इन्होंने बॉम्बे हाईकोर्ट से परमिशन मांगी, लेकिन बॉम्बे हाईकोर्ट ने सेक्शन 62 ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 का रेफरेंस देते हुए इन्हें वोट डालने की परमिशन नहीं दी। इनफैक्ट बॉम्बे हाईकोर्ट ने यह क्लियर किया कि अगर कोई व्यक्ति अंडर ट्रायल भी है और वो जेल में कैद है तो भी उसे वोट डालने की परमिशन नहीं मिल सकती है। मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि सेक्शन 8 इसी एक्ट का बताता है कि कौन कौन व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है और कौन चुनाव नहीं लड़ सकता है। उसमें कहीं भी ये नहीं लिखा है कि कोई अंडर ट्रायल चुनाव नहीं लड़ सकता है। इनफैक्ट हम देखते हैं कि कई लोग जो कि अंडर ट्रायल होते हैं और जेल में कैद होते हैं वो जेल से ही चुनाव लड़ते हैं, लेकिन एक व्यक्ति जो जेल में अंडर ट्रायल होते हुए कैद है वो वोट नहीं डाल सकता। आज की अपनी इस वीडियो में हम इसी मसले पर डिस्कशन करेंगे और देखेंगे कि सेक्शन 8 क्या कहता है, सेक्शन 62 इस एक्ट का क्या कहता है और इसके अलावा और कौन से ऐसे कानून हैं जो कि हमारे वोटिंग से जुड़े हुए मसलों पर बात करते हैं, उन्हें रेगुलेट करते हैं। सो वेलकम टू स्टडी आईक्यू। स्टडी आईक्यू की आपके लिए एक बहुत ही अच्छी पेशकश, दैट इज स्टडी आईक्यू जुडिशरी, एक डेडिकेटेड चैनल उन सभी लोगों के लिए जो कि या तो जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं किसी भी स्टेट की, या फिर किसी भी लॉ कॉलेज एंट्रेंस एग्जामिनेशन जैसे कि क्लैट आदि की तैयारी कर रहे हो, या फिर किसी अन्य लीगल एग्जाम की जैसे कि एपीओ आदि की तैयारी कर रहे हैं। आप इस चैनल का फायदा उठा सकते हैं, इसे सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही में अगर आप मेरी वीडियोस की पीपीटीज डाउनलोड करना चाहें दोस्तों तो टेलीग्राम के इस चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं सेक्शन 8 ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 की। तो ये एक ऐसा सेक्शन है दोस्तों जो कि बताता है कि कौन चुनाव नहीं लड़ सकता है। सो बेसिकली इसमें डिस्क्वालिफिकेशंस लिखी हुई हैं कि कौन व्यक्ति ऑन कन्विक्शन ऑफ सर्टेन ऑफेंसेस चुनाव नहीं लड़ पाएगा। यहां पे बताया गया है कि ऐसे कौन से गुनाह हैं जिन पे कन्विक्शन होने पर आप चुनाव नहीं लड़ सकते। यहाँ पे अलग अलग कानूनों के नाम लिखे हुए हैं। जैसे बताया गया कि कोई व्यक्ति अगर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत दोषी पाया जाता है तो जब वो सजा काट कर बाहर आएगा, रिलीज होगा, उसके बाद 6 साल तक वो चुनाव नहीं लड़ सकता है। इसी तरह से बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट 2002 के तहत यहां पर कोई व्यक्ति सजा काटकर जब आता है उसके 6 साल तक वो डिस्क्वालिफाइड है। इसी तरह से बताया गया कि किसी अन्य ऑफेंस में अगर कोई व्यक्ति 2 साल या उससे ज्यादा की सजा काटकर बाहर आता है तो उसके बाहर आने के 6 साल तक वो डिस्क्वालिफाइड है। लेकिन यहां पर एक चीज जो है वो हमें समझनी चाहिए कि अगर कोई व्यक्ति अंडर ट्रायल है, यानी कि उसके ऊपर अभी मुकदमा चल रहा है और वो जेल में है, या फिर अगर कोई व्यक्ति 2 से कम साल की सजा पाए हुए है और वो जेल में है, ऐसे व्यक्तियों को बार नहीं किया गया है, यानी कि वो जेल में रहते हुए भी चुनाव लड़ते हैं और लड़ सकते हैं। अब हम बात करते हैं सेक्शन 62 जो कि देता है राइट टू वोट। यहां बताया गया है कि किस किस व्यक्ति के पास वोटिंग का अधिकार है और किसके पास वोटिंग का अधिकार नहीं है। यहां सबसे पहले कहा गया दैट ओनली दोज पर्संस who are for the time being entered in the electoral roll for any constituency shall be allowed to vote in that constituency। यानी कि आप जिस constituency के वोटर हो, जहां पर आपका इलेक्टोरल रोल में वोटर एज अ वोटर नाम आया हुआ है, वहीं पर आप वोट डाल सकते हो। अगर आप सेक्शन 16 ऑफ दिस आरपीए 1950 में डिस्क्वालिफाइड हो तो आप वोट नहीं डाल सकते हो। यहां बताया गया कि एक व्यक्ति यहां पर जनरल इलेक्शंस में एक ही कॉन्स्टिट्यूएंसी में वोट डालेगा, एक से अधिक कॉन्स्टिट्यूएंसी में वोट नहीं डाल सकता। अगर वो 2 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में वोट डालता है तो उसके दोनों वोट खारिज हो जाएंगे। साथ ही में बताया गया है कि एक व्यक्ति एक ही कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक ही बार वोट डालेगा। अगर उसने 2 बार वोट डाल दिया तो दोनों वोट्स जो है उसके खारिज हो जाएंगे। अब हमारे काम की बात, 5वां जो इस क्लॉज है 5, जो क्लॉज 5 है सेक्शन 62 का, वो कहता है दैट नो पर्सन शैल वोट एट एनी इलेक्शन इफ ही इज कन्फाइंड इन अ प्रिजन। यहां पर जो बात समझने की है वो ये कि अगर कोई व्यक्ति प्रिजन में कन्फाइंड है, अब किसी भी वजह से कन्फाइंड हो सकता है, किस किस वजह से कन्फाइंड होगा वो हम देखते हैं। कहते हैं जी नो पर्सन शैल वोट एट एनी इलेक्शन इफ कन्फाइंड इन प्रिजन वेदर अंडर अ सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट और
ट्रांसपोर्टेशन और अदरवाइज। अब ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज। अदरवाइज का क्या मतलब है? अदरवाइज का मतलब है कि अगर वो व्यक्ति अंडर ट्रायल होते हुए, यानी कि अभी उसको सजा नहीं मिली है, अभी वो दोषी करार नहीं हुआ है, अभी वो केवल अंडर ट्रायल है, अभी उसके ऊपर मुकदमा चल रहा है और वो जेल में है, तब भी वो वोट डालने का अधिकार नहीं रखता है। यहां पर एक और स्पष्टीकरण दे दिया गया, प्रोवाइजो दे दिया गया। कहा गया कि अगर कोई व्यक्ति डिटेन्ड है, प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ के तहत डिटेन्ड है, तो उसे वोट डालने का अधिकार मिलेगा। यानी कि दो ऐसे मामले, या तो आप सजा काट रहे हो या फिर आपके ऊपर मुकदमा चल रहा है और इन दोनों की वजह से आप जेल में हो, तो आप वोट नहीं डाल सकते हो। लेकिन अगर आप प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ के तहत, जैसे कि अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, यूएपीए आ गया, इस तरह के किसी कानून के तहत जेल में रखे गए हो, प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत जेल में रखे हो, तो आपको वोट डालने का अधिकार है, वो आपसे नहीं छीन सकते। यहां एक और स्पष्टीकरण दिया गया, वो ये दैट अगर किसी व्यक्ति को वोट डालने से मना किया गया इस सेक्शन के तहत, इसका मतलब ये नहीं है कि वो वोटर जो इलेक्टोरल रोल है उससे भी उसका नाम हटा दिया जाएगा। खैर ये बात अलग। तो यहां पर जो स्पष्ट सी बात है वो ये है दोस्तों कि भाई अगर आपको सजा मिली है या फिर अदरवाइज ऑल्सो अगर आप अंडर ट्रायल हो, तो आप वोट नहीं डाल सकते। अब हम बात करते हैं आगे और देखते हैं कि बॉम्बे हाईकोर्ट ने क्या कहा। बॉम्बे हाईकोर्ट ने भी इसी बात को स्पष्ट किया और कहा कि अ पर्सन इन कस्टडी इज नॉट अलाउड टू वोट। कहा कि इधर पोस्ट कन्विक्शन और ड्यूरिंग केस ऑफ इन्वेस्टिगेशन और ट्रायल, अगर कोई व्यक्ति जेल में है तो उसे वोट डालने का अधिकार नहीं है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने यहां पर जब बात उठी कि सर क्या ये सेक्शन 62 अपने आप में गैर या अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, तो बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि नहीं, इस मामले पर ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से स्पष्टीकरण आ चुका है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि अनुकूल चंद्र प्रधान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया हो या फिर एस राधाकृष्णन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया हो, इन दोनों ही केसेस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 62 को कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड ठहरा दिया था। तो उस मामले में तो हम जाएंगे नहीं। यहां पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि क्लासिफिकेशन बिटवीन द पर्सन who are in custody and those who are not in custody is reasonable classification based on the intelligible differentia। So बॉम्बे हाईकोर्ट ने यहां पर इस बात पर भी स्पष्टीकरण दे दिया कि भाई ये जो सेक्शन 62 है ये हमारे राइट टू इक्वालिटी के खिलाफ नहीं जाता है, जो कि यहां पर आर्ग्यूमेंट थी पिटिशनर्स की। साथ ही में बॉम्बे हाईकोर्ट ने यही भी कहा कि भाई अगर हम ऐसे लोगों को जो कि जेल में बंद हैं, ऐसे लोगों को वोटिंग का अधिकार नहीं देंगे, तो उससे ये नहीं होगा कि हमारी डेमोक्रेसी है वो जो कमजोर हो जाएगी, या फिर अगर हम जेल में बंद लोगों को वोटिंग का अधिकार दे देंगे तो इससे ये नहीं हो जाएगा कि हमारी डेमोक्रेसी कोई बहुत ज्यादा स्ट्रेंथन हो जाएगी। ये बात भी बॉम्बे हाईकोर्ट ने कही। इसी के साथ साथ बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक और बात क्लियर की जो कि अक्सर एग्जाम में पूछ ली जाती है, इसलिए मैंने यहां पे लिखी, वो ये कि राइट टू वोट जो है ना, दैट इज नॉट मियरली अ स्टैट्यूटरी राइट, नाउ इट हैज बीन एलिवेटेड टू द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, बट सर्टेनली इट इज नॉट अ फंडामेंटल राइट। सो ये कई बार एग्जाम में आ जाता है कि क्या राइट टू वोट एक फंडामेंटल राइट है, तो नहीं, बट यस इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट एंड इट इज अ स्टैट्यूटरी राइट। चलिए अब देखिए कि हमारा जो इलेक्टोरल सिस्टम है दोस्तों, वो तीन प्रोविजंस हैं, तीन ऐसे कानून हैं जो कि हमारे इलेक्टोरल सिस्टम को गवर्न करते हैं। पहला तो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें आर्टिकल 324 से लेकर 329 दैट इज पार्ट 15 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो गवर्न करता है हमारे इलेक्टोरल सिस्टम को। फिर आरपीए 1950 करता है गवर्न, और आरपीए 1951 गवर्न करता है। इन तीनों को हम थोड़ा थोड़ा यहां पे समझ लेते हैं ताकि एग्जाम में अगर हमसे पूछ लिया जाए तो हमें इनका पता हो। चलिए आर्टिकल 324 से लेकर आर्टिकल 329 में बेसिक सी यहां पे बातें कही गई हैं। सबसे पहले आर्टिकल 324 क्या कहता है कि भाई एक इलेक्शन कमीशन बनाया जाएगा जो कि रिस्पॉन्सिबल होगा फॉर एवरी मैटर रिलेटेड टू इलेक्शंस, जैसे कि सुपरिंटेंडेंस, डायरेक्शन, कंट्रोल एटसेट्रा। 326 हमारे लिए इंपॉर्टेंट है जो कि कहता है कि इलेक्शंस टू द हाउस ऑफ पीपल एंड लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द स्टेट्स टू बी बेस्ड ऑन एडल्ट सफरेज, यानी कि जो व्यक्ति 18 से ज्यादा की उम्र पा चुके हैं वो सभी यहां पर एलिजिबल होंगे। जो इंडियन सिटीजन्स 18 या उससे ज्यादा की उम्र पा चुके हैं वो सभी यहां पे वोटिंग के लिए एलिजिबल होंगे। कहां पर? लोकसभा में और सभी लेजिस्लेटिव असेंबलीज में। फिर 327 यहां पर जो है वो पावर देता है पार्लियामेंट को टू मेक प्रोविजंस विद रिस्पेक्ट टू द इलेक्शंस टू द लेजिस्लेचर। सो 327 यहां पर हमारी पार्लियामेंट को ये पावर देता है कि भाई वो और
कानून भी बना सकते हैं वोटिंग से जुड़े हुए, और इसी पावर के तहत हमें देखने को मिलता है कि 2 और कानून जो है वो बनाए गए। कौन से कानून बनाए गए हैं? पहला है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1950, दूसरा है आरपीए 1951। अब आरपीए 1950 और 1951 में भी क्या डिफरेंस होता है, इस पर भी कई बार कंफ्यूजन होती है स्टूडेंट्स को। मैं आपको यहां पे स्पष्ट कर दूं कि आरपीए 1950 जो है वो एक आप कह सकते हैं कि बैकग्राउंड बनाता है चुनावों का, और धरातल पर एक्चुअल रियलिटी में जो प्रोसीजर क्या होगा, जिस दिन चुनाव है उस दिन वोटिंग कैसे होगी, उससे जुड़ी हुई बातें हैं वो आरपीए 1951 में है। सो आरपीए 1950 जो है वो ग्राउंड वर्क करता जाता है, और उस दिन जिस दिन चुनाव है उस दिन वोट कैसे होंगे, इलेक्टोरल रोल क्या होगा, वो सब बातें आरपीए 1951 में लिखी गई हैं। चलिए थोड़े थोड़े यहाँ पे सब्जेक्ट्स हम देख लेते हैं कि आरपीए 1950 में क्या है, यानी कि रिप्रेजेंटेशंस ऑफ पीपल एक्ट 1950 में क्या है। इसमें मैटर्स डील किए गए हैं जैसे एलोकेशन ऑफ सीट्स इन द हाउस ऑफ पीपल एंड लेजिस्लेटिव असेंबलीज, यानी कि लोकसभा में कितनी सीटें हैं, वो किस स्टेट को कितनी जाएंगी, और लेजिस्लेटिव असेंबली में कितनी सीट्स वगैरह होंगी, वो सब यहां पर किस में दिया गया है, आरपीए 1950 में। उसके बाद वोटर की डिस्क्वालिफिकेशन या क्वालिफिकेशन क्या होगी, डिलिमिटेशन की जो सारी एक्सरसाइज होती है उससे जुड़े हुए यहां पर प्रोविजंस किस में दिए हैं, 1950 में। उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि इलेक्टोरल रोल फॉर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज एंड फॉर असेंबलीज, तो यहां पर इलेक्टोरल रोल में किसका नाम आएगा या फिर रजिस्ट्रेशन में किसका नाम नहीं आएगा, वो सारी भी जो बातें हैं किसमें दी गई हैं, 1950 में। सो जो ग्राउंड वर्क है, जो बैकग्राउंड है, वो सारा 1950 वाला एक्ट तैयार करता है। 1951 जो है वो बताता है कि क्वालिफिकेशंस या फिर डिसक्वालिफिकेशंस फॉर मेंबरशिप ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, यानी कि अगर कोई व्यक्ति चुनाव लड़ने जा रहा है, कौन व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है वो बता दिया गया यहां पर। डिसक्वालिफिकेशन फॉर वोटिंग यहां पर, नोटिफिकेशन फॉर जनरल इलेक्शन, कैसे नोटिफिकेशन आएगी बता दिया गया। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी क्या होगी, हम देखते हैं कि सीईओ और रिटर्निंग ऑफिसर्स वगैरह होते हैं, वो सब यहां पर आ गया। रजिस्ट्रेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, उसके बाद यहां पर बताया गया कि जनरल प्रोसीजर एट इलेक्शन, काउंटिंग ऑफ वोट्स कैसे होगी, इलेक्शन एक्सपेंसेस कैसे होंगे, नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट्स, ये सारी बातें जो कि चुनाव कैसे कंडक्ट होना है से जुड़ी हुई हैं, ये 1951 बताता है। सो ये 3 प्रोविजंस हैं लेडीज एंड जेंटलमैन जो कि हमारे इलेक्टोरल प्रोसेस से डील करते हैं। यहां पर एक डिबेट का जो मुद्दा है वो ये है कि अगर एक अंडर ट्रायल चुनाव लड़ सकता है तो क्यों अंडर ट्रायल को वोट डालने का अधिकार नहीं मिला हुआ है। इस पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में फिर एक बार मिलेंगे दोस्तों। टिल देन थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड।